तुम लोग से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। ये चैप्टर मुझे लगता है 5 मिनट का है और हम इसको 5 मिनट में समझाएंगे। कंपोजिट सप्लाई सेक्शन 230 में डिफाइंड है और इसमें बोला हुआ है इट मीन्स अ सप्लाई made by a taxable person to a recipient consisting of 2 or more taxable supplies of goods or services of both or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business। इन सब के बाद सबसे important word है one of them is a principal supply। तो what is composite supply? सेक्शन बताना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। कैसे याद करें? अरे भैया कंसिडरेशन का सेक्शन क्या था? 231 कंसिडरेशन और कंपोजिट सप्लाई। वर्ड देख लो CON COM, इतना नजदीक है तो सेक्शंस तो डिक्शनरी में आजू बाजू ही होंगे ना। तो 231 कंसिडरेशन है और COM 230 है, याद रहेगा। तो कंपोजिट सप्लाई क्या कहता है? इट मीन्स अ सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट consisting 2 or more taxable supplies in conjunction with each other, naturally bundled and provided in the ordinary course of business, and one of them is a principal supply। जो लॉ बोलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लॉ नहीं बोलता वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज नहीं बोली है लॉ ने, फॉर अ सिंगल प्राइस, फॉर अ सिंगल प्राइस। तो ध्यान रखना कि कंपोजिट सप्लाई में सिंगल प्राइस नहीं भी हो तो चलेगा। वेरे जब आप मिक्स सप्लाई पढ़ोगे ना, मिक्स सप्लाई जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लॉ चला के बोलेगा व्हाट इज मिक्स सप्लाई? मिक्स सप्लाई मींस 2 or more individual supplies of goods or services of both or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price which is not a composite supply। तो मिक्स सप्लाई में चला के बोला फॉर अ सिंगल प्राइस और कंपोजिट सप्लाई में इसको लेके साइलेंट रह गया। तो मैं दोबारा बोलूं, जो लॉ बोलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉ नहीं बोलता वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ने यहाँ पे सिंगल प्राइस नहीं बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं ट्यूशन सर्विस में बिल ऐसे बना दूं अपने बच्चों के ऊपर कि भैया जी मेरी फीस है 8000 और मेरी किताबों का दाम है 2000, तो मैंने अलग अलग करके दाम लिया है, तब भी लॉ बोलेगा ये कंपोजिट सप्लाई है। मैं बोला ये तो अलग सप्लाई है सर, ये 2 अलग सप्लाई है। एक तरफ मैं ट्यूशन देता हूँ, एक तरफ किताबें बेचता हूँ। लॉ बोलता है एक साथ देते हो ना, एक साथ देते हो ना, इन कंजंक्शन विथ ईच अदर देते हो, हाँ। नेचुरली बंडल्ड है, हाँ। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, हाँ। वन प्रिंसिपल सप्लाई है, हाँ। तो भाई तेरा सिंगल प्राइस का यहाँ पे कोई ठेका नहीं है, तुम अलग अलग प्राइस भी लेगा तब भी माना जाएगा कंपोजिट सप्लाई। और पूरे 10,000 को मैं मानूंगा मेन सप्लाई के कैटेगरी में, प्रिंसिपल सप्लाई के कैटेगरी में, और ये जाएगा पूरा का पूरा ट्यूशन में। तो तेरी बुक्स जो थी एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट है फिर भी तेरे 10,000 पे GST लग जाएगी। समझा क्या? मिक्स सप्लाई में क्या बोला? when 2 or more supplies provided together in conjunction with each other for a single price and which is not a composite supply। उसमें वो प्रिंसिपल सप्लाई का एलिमेंट मिसिंग है, तो फिर भैया उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स सप्लाई। और हम सबको पता है कि कंपोजिट सप्लाई एज पर सेक्शन 8 टैक्सेबल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई अंडर सेक्शन 8 is taxable under the category which fetch highest revenue to the government। सब बातें क्लियर? ये क्या था? सेक्शन 8। ओके 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 ओके। एग्जाम्पल के नाम पे भैया हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। एग्जाम्पल के नाम पे मैंने आपको प्रिंसिपल सप्लाई का तो कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल दे दिया ट्यूशन वाला। मिक्स सप्लाई का आपको पता है कैंड फूड, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट और फ्रूट जूस का डब्बा आपको दिया जा रहा है जिसमें सारे प्रोडक्ट है। तो भैया इसमें कौन सा मेन है मालूम नहीं पड़ रहा, तो जो हाईएस्ट रेट है उस पर GST लग जाएगी। इसमें कुछ और एग्जाम्पल है जो प्यारे हैं। यदि आप सिनेमा हॉल में जाए और आप सिनेमा टिकट के साथ क्या ले, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का एक पैकेज ले ले और पूरे पैकेज का आपने दिया है सपोज 700 रुपीज पर टिकट, तो भैया जी आपका इस पे ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि मेन इसमें क्या है? मेन है सिनेमा, और सिनेमा यानी मूवी के ऊपर ही पूरा रेट ऑफ GST लग जाएगा।
लेकिन यदि आप सिनेमा में पहले टिकट ले लेते हो, भैया मुझे टिकट दे दो, आपने टिकट ले लिया और बाद में आप अलग से क्या लेते हो, पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक का एक पैकेज 500 रुपए में, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगी? आंसर है जीएसटी तो लगेगी, लेकिन अब ये कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा। अभी क्या माना जाएगा? अभी क्या माना जाएगा? अभी क्या माना जाएगा? अभी क्या माना जाएगा? अब ये जो तुम्हारे अंदर से फूट रहा है मिथ सप्लाई, ना बाबा ना, ये दो अलग अलग सप्लाई मानी जाएगी। ये तुमने सिनेमा हॉल में जाके दो चीजें खरीदी, एक पहले सिनेमा जो कि एसेंशियल था, फिर आपको इंटरवल में ऐसे मूड हुआ चल पॉपकॉर्न खा ही लेते हैं, और फिर आपने पॉपकॉर्न खरीद के खाया, तो वो आपने दूसरी सप्लाई ली। तो ज्यादा जब दो चीजें आप खरीदते हो तो कोई जरूरी नहीं है वो कंपोजिट और मिथ्स हो। जैसे समझो मैं ग्रोसरी शॉप में गया, मैंने बोला कोलगेट देना, उसने कोलगेट दिया। फिर मैंने बोला अच्छा वो साबुन भी दे देना, उसने साबुन भी दे दिया। मैंने बोला बिल बना दे, उसने बिल बना दिया। कोलगेट साबुन दो अलग अलग पैकेट बना दिया। मैंने बोला कितना, वो बोला 300 रुपया, मैंने 300 दे दिया। तो बताओ क्या ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिथ सप्लाई है? आंसर इज नहीं सर, ये दो अलग अलग सप्लाई है। आपने दो पैकेट लिए, दो अलग अलग बिल बनेगा। एक भी बिल में डाल दे तब भी क्या फर्क पड़ता है, दो अलग अलग सप्लाई है। समझे क्या? समझे? तो भैया जी सिनेमा वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हारा क्लियर कर दिया। एग्जाम्पल इसमें अनलिमिटेड है, इसलिए दो तीन एग्जाम्पल बच्चों के लिए और कर लेते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। नंबर 1 बच्चों के लिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, कि यदि आप किसी होटल में जाते हो और साथ में एक पैकेज लेते हो रहने का और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, तो ये क्या है? ये कंपोजिट सप्लाई है और पूरा एकोमोडेशन सर्विस की तरह ट्रीट होगा। यदि उसी होटल में आपको तीन चीजें एक साथ दी जा रही है, होटल एकोमोडेशन, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड साइट सीन, तो भैया जी ये तो थोड़ा अलग ही हो गया। और इसमें फिर मेन क्या है मालूम नहीं, क्योंकि साइट सीन का भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, साइट सीन मतलब अलग से भी लंबा पेमेंट करते हैं। तो फिर लॉ बोलेगा भैया इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करो इसको मिथ सप्लाई कैटेगरी में डाल दो। क्यों? क्योंकि प्राइस एक था ना, सिंगल प्राइस होते तो आप बोल नहीं सकते ना दो सप्लाई है। भैया जी वो तो एक ही प्राइस दिया ना, मैं से 40,000 में मैं तो एकोमोडेशन भी दिया, लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट भी दिया और मेरे को घुमाया भी, तो यहाँ पे एक ही प्राइस है। Therefore, this shall have to be treated as myth supply and highest rate वाला जीएसटी लगेगा। यदि वो होटल मुझे तीन प्राइस अलग अलग बताता कि मुंद्रा जी होटल में रहने का आपका खर्चा पड़ेगा 10,000, लंच डिनर चाहिए तो 6,000 और घूमने का 24,000 एक्स्ट्रा, तो फिर ये तीन सप्लाई मानी जाती, भले बिल एक ही क्यों ना हो। हाँ, कॉन्सेप्ट लिया। और इसमें एग्जांपल आ जाता है कि लैपटॉप के साथ बैग मिला, तो भैया वो तो सबको पता है कंपोजिट सप्लाई है, क्या को टाइम वेस्ट करता है। खत्म करे टॉपिक लाउडर। होटल में हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि यदि वो होटल में एकोमोडेशन है और होटल में लंच एंड डिनर है तो क्या माना जाएगा? तो भैया जी देखो, होटल में लंच एंड डिनर के साथ एकोमोडेशन नॉर्मली ये मिथ सप्लाई की कैटेगरी में जाना चाहिए, क्योंकि दोनों की इक्वल वेटेज है। क्योंकि होटल रूम का भी 3-4 हज़ार ही लगता है और लंच डिनर का भी 3-4 हज़ार ही लगता है, तो मिलते वो हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? मिथ सप्लाई में। ठीक है, दो इट इज नेचुरली बंडल्ड, दो इट इज प्रोवाइडेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन इसमें मुझे प्रिंसिपल सप्लाई ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आई विल से इट इज अ मिथ सप्लाई। ओके, कंपोजिट सप्लाई मिथ सप्लाई चैप्टर से बाहर आते हैं और अगले चैप्टर में चलते हैं। अगले चैप्टर का नाम है लेवी। छोटा सा नन्हा सा चैप्टर है, मुझे लगता है आपने 10 मिनट में कर लेंगे मैक्सिमम। सर एक क्वेश्चन है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का। प्लीज फास्ट बोलना। सर कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका कमेंट क्या होगा? इसका कमेंट तो सिंपल सी बात है भैया, मिथ सप्लाई की डेफिनेशन में इसका आंसर छुपा हुआ है। मिथ सप्लाई कहता ही क्या है? मिथ सप्लाई मींस any combination of two or more supplies which are provided in conjunction with each other for a single price and which is not a composite supply. इसका मतलब मिथ सप्लाई चिल्ला के कह रहा है कि the thing which is composite supply that cannot be myth supply. And therefore, the composite supply and myth supply are mutually exclusive. क्योंकि जो तुम हो सकता है वो मैं नहीं हो सकता, that is exclusive. आपको इसमें मिथ सप्लाई की डेफिनेशन को लेके थोड़ा सा ट्रैक करके बोलना है कि जब मिथ सप्लाई कह ही रहा है कि जो कंपोजिट है वो मिथ्स नहीं हो सकता, दैट मींस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके सर, इट हैज बीन मेंशन्ड इन लॉ इटसेल्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लेवी। लेवी में एक ही सेक्शन है, सेक्शन 9,
9 के 5 सबसेक्शन है, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). उसमें से 9(3) और 9(4) RCM है। 9(1), 9(2) आप इंट्रो में पढ़ चुके हो, और 9(5) इज द ओनली टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार लाइन से सब बोलते जाए। सेक्शन 9(1) में बोला हुआ है कि इन 5 बातें बोली हुई है, ध्यान से सुनना। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे CGST SGST लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई पे IGST लगेगा। GST अल्कोहल पे नहीं लगेगा, ये भी 9(1) में दिया हुआ है। मैक्सिमम रेट ऑफ GST शैल बी 40%, ये भी 9(1) में दिया हुआ है। 40% मतलब 20% CGST, 20% SGST, ध्यान रखना, ये भी लॉ में 9(1) में दिया हुआ है। एंड 9(1) में ही बोला हुआ है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो वैल्यू सेक्शन 15 से निकलेगी। ये सारा मिला के 9(1) बताया हुआ है। हटाए 9(2) में क्या दिया हुआ है? 9(2) में दिया हुआ है कि PCDNA जो प्रोडक्ट है 5, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, बाबा मुंह से बोलते रहना चाहिए, इससे एक्टिव रहते हैं अपने। पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस, ATF, इन 5 प्रोडक्ट पे GST लग सकती है फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। रेवती तू तो बुद्धा ब्रेन का स्टूडेंट है, तुझे तो साथ साथ बोलना ही चाहिए। तुझे पता है जितना बोलते हैं ना उतनी एनर्जी भीतर से फ्लो करती है, थकता नहीं आदमी, फ्लो करती है। उसके बाद हमने 9(3) अच्छा PCDNA पे GST लगेगी फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड, ये किसमें बोला हुआ है? 9(2) में बोला हुआ है। 9(3) एंड 9(4) में RCM के बारे में बोला हुआ है, और वो अभी अपने नहीं करने वाले, RCM चैप्टर में करेंगे। 9(5) में बोला हुआ है कि देखो भैया 9(1) तो बात करता है फॉरवर्ड मैकेनिज्म की, 9(3) बात करता है रिवर्स मैकेनिज्म की, और 9(5) बात करता है न फॉरवर्ड न रिवर्स परंतु डायगोनल मैकेनिज्म की। वो बोलता है 9(5) बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल इट कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, ध्यान रखना सर्विसेज, इट कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज जिसमें GST शैल बी paid by the neither supplier nor recipient but by the aggregator who combines supplier and recipient। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब 9(5) से पावर देके चला गया, 9(5) में और कुछ नहीं बोला। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज किया, और पावर यूज करके उन्होंने 4-5 पॉइंट बनाए, 4-5 लिटरली 4 ही है, तोड़ के करेंगे तो 5 हो जाएगा। पहला उन्होंने बोला कि रेडियो टैक्सी पे GST हमेशा एग्रीगेटर देगा, रेडियो टैक्सी में GST हमेशा एग्रीगेटर देगा, और इस पॉइंट को बाद में इन्होंने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? फिर उन्होंने क्या बोला कि रेडियो टैक्सी में ओमनी बस को हटा दो। किसको हटा दो? ओमनी बस। ओमनी बस मतलब वो जिसमें 6 से ज्यादा पैसेंजर बैठते हैं, तो उसको हटा दो। तो अपने बात कर रहे क्या? एनी मोटर व्हीकल which is used for transport of person, यदि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस दिया जा रहा है वाया एग्रीगेटर अदर देन ओमनी बस, तो उस पे GST हमेशा एग्रीगेटर देगा। क्या बोला? कोई भी, अरे बोलो ना, कोई भी मोटर व्हीकल which is providing transport of passenger service other than omnibus, then the GST shall be paid by the aggregator। अब कोई भी मोटर व्हीकल वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। चाहे फिर वो आपका रैपिडो वाला बाइक ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो आपका यूबर वाला टोटो ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो यूबर वाली टैक्सी ही क्यों ना हो, सब पे GST कौन देगा? एग्रीगेटर। इसलिए टोटो ऑटो भी यदि एग्रीगेटर के थ्रू चलेगा तो GST देगा एग्रीगेटर। तो यदि कल से ई रिक्शा भी ऑटो यूबर बुकिंग करवाना लग गया कि भैया 20 रुपया में मैं तो यहाँ से छोड़ देना वहाँ, 20 रुपया में भी यदि बीच में यूबर आ गया तो भैया कल से उसको ऊपर में भी एग्रीगेटर विल बी लायबल टू पे GST। परंतु ध्यान देना, इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर कवर्ड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कवर्ड नहीं है। तो जो अपना यूबर कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? यूबर का अरे बताओ ना, यूबर का जिसमें गुड्स जाता है इधर से उधर, क्या बोलते हो उसको? उसको बोलते हैं यूबर पार्सल बोलते हैं। अरे इतना यूबर यूज करते हो, इधर से उधर सामान भेजते हो, नाम बताओ ना।
कनेक्ट करके सर लास्ट यूबर कनेक्ट एकदम सही थी। Yes. तो यूबर कनेक्ट की जो सर्विस है ना, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, भैया मेरा ये वाला पार्सल वहां पे भिजवा देना। तो भैया उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर नहीं होता, उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। तो तुम कभी भी ध्यान देना कि यूबर का जो अपने नॉर्मल टैक्सी में चढ़ के जाते हैं उसके बिल पे जीएसटी रहता है, और यूबर कनेक्ट के बिल पे जीएसटी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर कवर्ड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कवर्ड नहीं है, ध्यान रखना। ओमनीबस को लेके जब उन्होंने एक्सक्लूड किया तो ओमनीबस को क्या प्रोविजन बना दिया, ओमनीबस के प्रोविजन बना दिया कि यदि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर कौन है, अरे पेन देहात इतनी देर से बंद है, सप्लायर कौन है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो भैया जीएसटी विल बी पेड बाय द सप्लायर, और सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो जीएसटी विल बी पेड बाय द एग्रीगेटर। ठीक है, ओमनीबस 6 से ज्यादा पैसेंजर कैरी करने वाली टैक्सी, 6 से पैसेंजर ज्यादा कैरी करने वाली बसेज, इन सब पे यदि सप्लायर कंपनी है तो कंपनी जीएसटी देगा, सप्लायर अदर देन कंपनी है तो एग्रीगेटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। याद रहेगा क्या, अरे याद रहेगा क्या, मुझे ये बता दो बस। ओके, अब हम लोग आ गए होटल एकोमोडेशन सर्विस। होटल एकोमोडेशन सर्विस बहुत सिंपल है कि यदि आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर खुद जीएसटी देगा, और यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी विल बी पेड बाय द एग्रीगेटर। अब ध्यान देना, इसमें सिर्फ होटल एकोमोडेशन सर्विस है। आज सी मॉडर्न होटल सिर्फ आपको एकोमोडेशन सर्विस नहीं देती, मॉडर्न होटल आपको बैंक्वेट हॉल भी देती है। हाँ, तो बैंक्वेट हॉल इज नॉट कवर्ड अंडर दिस प्रोविजन, यहाँ पे सिर्फ होटल का एकोमोडेशन सर्विस है। मॉडर्न होटल तुम्हें रेस्टोरेंट सर्विस भी देती है, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ होटल का एकोमोडेशन सर्विस कवर्ड है। मॉडर्न होटल तुमको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी दे सकती है, परंतु वो भी यहाँ पे कवर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एकोमोडेशन सर्विस कवर्ड है। तो कोई भी होटल जो एकोमोडेशन सर्विस देता है, रहने के लिए जगह देता है, उस सर्विस पे आरसीएम लग जाए, उस सर्विस पे एग्रीगेटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी इफ द सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड। सप्लायर रजिस्टर्ड है तो बात ही खत्म, सप्लायर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। जैसा होटल एकोमोडेशन वैसे ही हाउसकीपिंग सर्विस, अर्बन क्लैप, यदि इसमें सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर खुद देगा, और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो अर्बन क्लैप जीएसटी देगी, मतलब एग्रीगेटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। रेस्टोरेंट पॉइंट खास है, रेस्टोरेंट पॉइंट खास है, यदि रेस्टोरेंट की सर्विस वाया जोमैटो, टोमेटो, स्विगी, ट्विगी के साथ दिया जा रहा है तो भैया जी ध्यान रखना, इस पे हमेशा ऑलवेज एग्रीगेटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी, हमेशा, यानी जस्ट लाइक रेडियो टैक्सी, हमेशा। बस एक क्लॉज डाला हुआ है, वो क्लॉज क्या बोलता है, वो क्लॉज बोलता है कि यदि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला रेस्टोरेंट है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला रेस्टोरेंट है, तो इन दैट केस वो रेस्टोरेंट खुद जीएसटी देगा। अब तुम्हारे मन में आया ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला रेस्टोरेंट कौन है, तो ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वो प्रीमाइसेस है जिसमें होटल एकोमोडेशन भी दिया जाता है, और किसी भी एक यूनिट का चार्जेज यदि 7,500 से ज्यादा 7,500 और ज्यादा नहीं, 7,500 से ज्यादा होगा किसी भी एक यूनिट की कीमत, तो वो खुद जीएसटी देगा। यानी सपोज एक बड़ी सी होटल है भाई, बहुत बड़ी होटल है, बहुत बड़ी होटल है, उसमें बहुत तरह तरह के रूम है, डिलक्स फिलक्स क्या क्या रूम है राम जाने, और उसमें यहाँ पे एक होटल बना रखी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट बना रखी है। अच्छा, इससे ज्यादातर रूम का चार्जेज 6,000 ही है, लेकिन इनका एक यहाँ पे सूट है, 2 रूम का फ्लैट है, इसका लो चार्जेस बना रहा है 10,000। 8 कभी कभी कोई फैमिली आ जाती है, ये ले लेती है 10,000 वाला। तो भैया सिंस इसका एक भी यूनिट का भाड़ा, कौन सा भाड़ा, डिक्लेयर्ड टैरिफ, एक्चुअल भाड़ा नहीं, डिक्लेयर्ड टैरिफ, यदि 7,500 से ज्यादा हो जाए तो भैया जी सुनो ना, फिर इस प्रीमाइसेस को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, और इस स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में जो ये रेस्टोरेंट है ना, वो खुद जीएसटी देगा, इसका जीएसटी स्विगी फीगी नहीं देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, भले ही सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, स्विगी के थ्रू माल जाएगा तो स्विगी ही जीएसटी देगा। 95 ओवर।